नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले आज की कहानी की सफर पर दोस्तों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ना, ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है नरेश। नौजवान थे मगर शादीशुदा थे। ट्रक ड्राइवरी का पेशा था तो अधिकांश समय उनका रोड पर ही बीतता था, लेकिन अपने हर पल का वो एंजॉय करते थे। जब उनके पास में काम होता तो ट्रक चलाते रहते, और जब उनके पास में अब खाली मौका मिलता, कोई काम नहीं होता, और तब उस पल का बहुत आनंद लेते थे। शौकीन थे, ऐब भी था, और खाने पीने में कोई परहेज था ही नहीं। मस्त मौला इंसान थे और दोस्तों में बड़ा मशहूर थे। जहाँ पर रुकते ना, अपना जेब से पैसा खर्च करके और एंजॉय करते जो आसपास बैठे उनके ड्राइवर भाई होते। तो मिलनसार किस्म के इंसान थे और हमेशा लोगों से घुल मिल के रहते थे। उनके साथ में ये जो घटना घटी थी वो साल था 2004 का। नरेश उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लेकिन पूरे भारत बस में उनका ट्रक घूमता था। कभी 2 आदमी होते थे और कभी कभी अकेले भी होते थे। ये जो चक्कर था अकेले ही गए थे। ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन जब चक्कर खाली कर दिए शरीर थकावट से भरा हुआ था। उनको लगा कि बस आज की रात तो बस एंजॉय करना चाहिए। अब रात में ट्रांसपोर्ट में कहाँ जाएंगे, कहाँ माल, अभी कुछ नहीं करना, बस आज की रात मुझे अब एंजॉय के अलावा कुछ नहीं करना है। एंजॉय करने के बाद में खाट पर लंबा पैर पसार करके कई दिनों का जो थकान होता है उसको उतारना है। अधिकांश ट्रक ड्राइवर ऐसा ही करते हैं, बताते हैं नरेश जी, जिनमें मैं भी था। जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था ना, तो ऐसा ही काम करता था। और उस दिन मेरे पास में मैं सब सामान ले लिया था अपने खाने पीने का, जुगाड़ का। लेकिन मैं जिस ढाबा पर रुकता था, ढाबा वाला मना कर देते थे, भाई खाना पीना है खा लो, लेकिन पीने के अलाउड नहीं कर सकता, क्योंकि आज रोड पर चेकिंग चल रही है। क्या पता कब गाड़ी आ जाए और हम तो खामखा लपेटे में आ जाएंगे। डर था उनको। आखिरकार डर को नरेश समझ रहे थे। तब एक ढाबा से दूसरी ढाबा, तीसरी ढाबा, हर जगह पर वही था कि नहीं भाई आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। सब ने मना कर दिया कि और कोई देखो जगह, लेकिन हम फंसना नहीं चाहते। खामखा आप तो एंजॉय करोगे और लपेटे में हम हो जाएंगे। अब नरेश समझ गए कि अब तो इस रोड पर ऐसा ही सब कुछ होगा, चलो कोई और ढाबा मिलता है। आखिरकार अपना ट्रक चला करके अब रात का करीब 11 बज चुका था। कोई जगह नहीं मिली। एक ढाबा को जानते थे, वो उसी रोड पर था, आना जाना था उस रोड पर, वो जानते थे और वो उनका मित्र भी बन चुका था। और कई बार उसके ढाबे पर रुक करके रात में सोए भी थे और एंजॉय भी किए थे। सोचे कि बस उसी के ढाबे पे चलते, वो तो मेरा मित्र है, वो तो मना नहीं करेगा। नरेश जी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं ना, तो देखते हैं कि ढाबे की सारी बत्तियाँ बंद है, मतलब अंधेरा है। क्या बिजली कट गई है? आखिरकार अपना ट्रक खड़ा करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। चारपाई एक आध बाहर जरूर पड़ी थी। जब वहाँ कोई नज़र नहीं आता है तो समझ में नहीं आता था कि ये ढाबा तो हमेशा खुला रहता है, आज क्यों बंद है। कोई ना कोई बात होगा ढाबे वाले के साथ में। चलो अब सुरक्षित जगह है, अब यहाँ चारपाई भी है, पानी भी है और एक लाइट का प्रबंध नहीं है। अब ऐसा बात नहीं था, अब आसमान में बड़ा चांद भी नज़र आ रहा था। अब इससे बड़ी लाइट क्या चाहिए थी। नरेश जी अपना पूरा तैयारी में थे और उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर टहलते हैं कि कोई मिल जाए ढाबा वाला, कि आखिर ढाबा बंद क्यों है। लेकिन जब कोई नहीं मिलता है तब एक चारपाई पर अब चले जाते हैं। अपना सारा सामान खोलते हैं, मटन भी है और सब कुछ वो लेकर के आए थे। अब तो बिल्कुल सब ठंडा हो गया था, बेमज़ा हो गया था, लेकिन भूख लग रही थी और ऊपर से तलब भी थी। सारा कुछ अपना पैक बनाते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन वो स्वाद जो चाहिए था ना, ठंडा हो जाने के बाद खाना का मज़ा ही बेकार हो जाता, वैसे ही हो गया था। अब पेट भरने वाली बात थी। अब जैसे तैसे नरेश जी अब अपना
पैक भी बनाते और इसके बाद अपना लाइफ के बारे में सोचने लगते कि देखो मैं कभी ट्रक ड्राइवर की दुनिया में आना नहीं चाहता था, लेकिन देखो नसीब कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। मैं पढ़ा लिखा था, मेरी सोच थी कि मैं पढ़ लिख कर के और आगे बढ़ूं, लेकिन देखो अगर घर में गरीबी नहीं होती तो मैं इस मुकाम पर कभी नहीं आता। मुझे ट्रक ड्राइवरी करना ही नहीं पड़ता, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वैसा ही होता है। अपने दिन दुनिया में खो गए थे अपना, अब उनको सब कुछ याद आ रहा था कि मैं तो सपना था जो कुछ और था, लेकिन किस्मत ने मुझे ट्रक ड्राइवर बना लिया। लेकिन उनको कोई गिला नहीं था, अपने लाइफ में ऐसा कुछ गिला नहीं था कि ट्रक ड्राइवर बन गए तो कोई बुरी बात है। वो हर पल का एंजॉय करते थे। कहते थे, जब उनके दोस्त कहते थे कि अरे तुम अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, पढ़े लिखे हो, तो तुम इस लाइन में क्यों आए? हाँ, तब हंस कर जवाब देते थे नरेश जी कि भाई जो भाग्य में लिखा होता है ना वही होता है। भाग से बढ़कर कुछ नहीं है, चाहे आप कितना हाथ पैर मार लो, जहाँ भाग्य ने तुम्हें पटक दिया वहाँ पर गिरना ही है। तो हमारे भाग में ट्रक ड्राइवरी लिखा था तो मैं वो कर रहा हूँ। यही सब सोचते सोचते, और खाना भी अब ठंडा हो चुका था, थोड़ा बहुत खाए और इसके बाद पोटली बना करके कि अब वहाँ कोई था ही नहीं, अब एक जगह पर रख दिए कि चलो सुबह में किसी जानवर वगैरह को दे दें। कोई जानवर भी नहीं था, ढाबा खुला होता तो जानवर भी नज़र आते, कुत्ते वगैरह नज़र आते, लेकिन ढाबा आज बंद था। क्यों बंद था अब बिल्कुल मालूम नहीं था। अब तो उनको आज़ादी थी, वहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, और ढाबा भी उनका जान पहचाने वाले का था। वहाँ पर ना जाने कितनी बार रुक करके अब एंजॉय किए थे। डर तो था नहीं। आखिरकार अब नींद आने लगती है, थकावट थी और ऊपर से थोड़ा पेट में गया तो नींद ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तब तक आधी रात हो चुकी थी। चारपाई पर लेट जाते हैं, मस्त उनको नींद आ जाती है। कई दिनों का थकावट अब उन पर असर दिखा रही है। कुछ ही देर में खराटे भरने लगते हैं। अब उनके बाद उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं हूँ कहाँ पर। उनको लगता है कि मैं तो अपने घर पहुँच गया हूँ, सपने की दुनिया में अब खो गए हैं। उनको लग रहा है कि मैं तो अपने गांव में हूँ, अपने घर में हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ में हूँ, पत्नी मेरा पैर दबा रही है, बड़ा ही आनंद आ रहा है, हम प्रेम से बातें कर रहे हैं। सब कुछ घर की तरह उनको फीलिंग हो रही थी। ऐसा भी लग रहा था कि उनका कोई सेवा पानी कर रहा, कोई पैरों का मालिश कर रहा है। सब कुछ अनुभूति वही हो रही थी। सपने में ये सब उनके साथ चल रहा है। उनको प्यास लगती है, प्यास लगती है जब कंठ सूखने लगता है। अब दारू अपना असर दिखाता है। प्यास जरूर लग रही थी, और तब अपनी आँख खोलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत आँख भी खोल देते हैं, दारू अपना असर दिखा रहा है। दारू सर चढ़ के बोल रहा था, कंठ सूख रहा था, लेकिन आँख जो थी ना खोलने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा उनके साथ में हुआ था, और ऐसा कभी नहीं हुआ। ये आज उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जितना कुछ देखे एकदम उनको समझ में नहीं आया कि मैं घर पर हूँ या मैं ढाबा पर रुका था। मति भ्रम हो जाता है। जो वहाँ का हालात देखते हैं ना तो समझ नहीं पाते हैं। ये ज़रूर मेरा कोई बुरा सपना होगा, कोई अच्छा सपना होगा, सपना समझ करके फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पानी पी नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, इतना नशे में चूर थे। आज जो उन्होंने देखा वो लग रहा है कि उनके जैसे अपने घर में हो। उनकी पत्नी घूंघट काढ़े हुए उनके शरीर की मालिश कर रही है। ऐसा उनको महसूस हुआ और देखा भी था, सब कुछ घर की तरह। आखिरकार जब सीने पर दबाव पड़ने लगता है ना तब उनकी आत्मा डोलने लगती है। दबाव बढ़ता ही जा रहा है, जैसे उनकी सीने की पसली कहीं टूट ना जाए। दर्द होता है और तब वो अपनी आँख अब खोलने की कोशिश करते हैं। आज जब वो देखते हैं ना तो सारा नशा एक सेकंड में उतर जाता है। देखते हैं कि एक औरत है जवान और उनके सीने पर बैठी हुई है। वजन है उसमें, देखने में छुई मुई सी सुंदर सी लग रही है, लेकिन उसमें वजन जैसे लग रहा है कि बहुत सारा है, जैसे सीने पर कई मन पत्थर रख दिए गए हों। आखिर ये औरत इनके सीने पर बैठकर कर क्या रही है? कौन है ये? उस औरत को ढकेलना चाहते, हटाना चाहते थे, आवाज़ नहीं निकल रही नशे के कारण से। लेकिन
सब कुछ समझ रहे हैं, इतना नशा उनका उतर चुका था जो देखे तो एक पल तो लगा कि मैं अभी भी सपने की दुनिया में हूँ, कोई बुरा सपना मेरे साथ में चल रहा है। ये जो औरत मेरे सीने पर बैठी है ये सपनों की दुनिया की है, अब ये सपना टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो कुछ वहाँ चल रहा था बिल्कुल रियल टाइम में चल रहा था। वो औरत उनके सीने पर बैठी हुई और उनका वजन जो था ना लड़की का वो बढ़ता ही जा रहा था हर पल। एक लिमिट तक वो वजन को झेलते हैं, उस औरत को ढकेलने की कोशिश करते हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकल आती, अपने हाथों के सहारा से उसको ढकेलते हैं लेकिन वो उसको ढकेल नहीं पाते। अचानक वो औरत एकदम उनका गला पकड़ लेती है। सुंदर सी औरत जो देखते हैं और सेकंडों में उसका रूप रंग सब कुछ बदल जाता है, वो भयानक सी अब चेहरे वाली हो जाती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं पाए थे। जब तक अपनी सुरक्षा करते, उठ के भागते, उसको ढकेलते, पूरी तरह होश में आते, तब तक देर हो चुकी थी। औरत उनका गला दबाई जा रही थी, छटपटाने लगे। नरेश जी का ऐसा हाल था कि अब लगा कि अब उनकी जान बच नहीं पाएगी, मैं मर जाऊंगा, ऐसा वो महसूस कर रहे थे। बार बार उनको घर की याद आ रही थी, अपने बाल बच्चे, परिवार, अपने माता पिता, कि मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा। ये कौन है जो मेरा जान लेना चाहती है, इससे मेरी दुश्मनी क्या है। कुछ पल तो ये देखने में सुंदर लग रही थी और अचानक ये भयानक कैसे हो गई। भूत प्रेत पर ज़्यादा यकीन नहीं था, वो कभी भूत प्रेत से सामना नहीं हुआ था। उनके यार दोस्त जब किस्से कहानी सुनाते थे तो उनको लगता था कि ये सब झूठी बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। उनको भी बहुत साल हो गया ट्रक चलाते हुए, आज तक कोई ऐसा कोई घटना उनके सामने नहीं आया, तो यकीन भी नहीं करते थे। लेकिन जब उनके साथ खुद घटने लगा, उनकी जान अब का लाले पड़ गया, तब वो समझ पाए कि जो मेरे साथ में हो रहा ना, ये चुड़ैल का काम है। ये ऐसी कोई शक्ति है जिसको मैं जानता नहीं हूँ। ये शक्ति मेरे जान लेने पर क्यों तुली हुई है। आखिरकार एकदम बेदम हो जाते हैं। अब लग रहा है कि सांस टूट जाएगी, अब सांस टूट जाएगी। तभी एक कड़कती हुई आवाज़, भारी आवाज़ सुनाई देती है, तुम यहाँ पर फिर आ गई, तुम यहाँ पर फिर आ गई, तुमको मना किया था ना कि इस एरिया में तुम मत आना। वो आवाज़ में एक रुआब थी, एक ऐसा भारीपन का उसमें मिश्रण था। अब समझ नहीं पा रहे थे कि नरेश जी ये आवाज़ किसकी है, क्योंकि देख नहीं पा रहे थे। औरत उनके सीने पर बैठी हुई और उनका अंत करने में लगी थी। जब आवाज़ सुनती है ना वो चुड़ैल, तब वो डर जाती है, कांप जाती है। महसूस करते हैं नरेश जी, सब कुछ उनको अब पता चल रहा है, और सेकंड नहीं लगाती उनके सीने से उतर करके और अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। लंबी लंबी सांस लेते हैं, सांस में रुकावट हो रही है, समझ नहीं पा रहे कि सब मेरे साथ में क्या हो रहा था, ये कैसे आ गई मेरे पास में, ये कौन थी, इससे मेरी दुश्मनी क्या थी। अभी यही सब सोच रहे थे, तभी एक कम से कम 6 फीट 6.5 फीट का एक अधेड़ व्यक्ति और उनके सामने में आ जाता है। सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए, गले में कुछ मालाएं डाले हुए, देखने में लग रहा था कि कोई संत महात्मा जैसा है। उनके पास में आता है, कड़कती आवाज़ में कहता है कि नौजवान, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये ढाबा बंद है, तो तुम इस ढाबा पर कर क्या रहे हो? तुम्हें तो यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। क्या तुम्हें इस ढाबे के बारे में अब किस्सा कहानी पता नहीं है? नरेश जी अभी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जितना उनको तकलीफ हो रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो अधेड़ व्यक्ति उनके पास में आ गया, उनको सहयोग देने लगा कि उठो उठो, अपने हाथ का सहारा दिया। तब नरेश जी उस चारपाई से उठ करके बैठ पाए थे। अभी भी सीने में दर्द सा हो रहा था, गले में दर्द हो रहा था, ऐसा उनको लग रहा था कि आवाज़ नहीं निकल पा रही है। वो जो अधेड़ व्यक्ति उनको सहारा दे के उठाता है, कहता है, नौजवान, शायद तुम पहली बार इस रोड पर चल रहे हो। नरेश जी तो बताना चाहते थे कि नहीं, इस रोड पर मुझे काफ़ी लंबा अरसा हो गया चलते हुए, ये तो मेरा दोस्त का ढाबा है, मैं तो यहाँ पर हमेशा रुकता था, दारू पीता था, मन में सब कुछ ख्याल चल रहा है, लेकिन आवाज़ उनकी निकल नहीं रही है। तब अधेड़ व्यक्ति उनकी चारपाई बैठ जाता है, फिर उनको पीठ पर, छाती पर हाथ फेरने लगता है। अब बार बार पूछ रहा है, नौजवान
अब कैसा महसूस कर रहे हो? क्या दर्द अब कम हुआ? अब कम हुआ? जैसे उसके हाथ में कोई जादू हो। कभी पीठ पर फिरता तो ऐसा महसूस होता कि मन बिल्कुल शांत हो गया है, दर्द उड़न छू हो गया है। सीने पर हाथ फिरता तो ऐसा कुछ पल के लिए लगता कि हाँ, दर्द गायब हो रहा है, लेकिन दर्द इतना आसानी से जा नहीं रहा था। और तब अधेड़ व्यक्ति कहने लगा कि दर्द तुम्हारा काफ़ी है, अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाता ना, नहीं आता ना, तो शायद तुम बच नहीं पाते। अभी मैं सब कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। और फिर अपना वो काम करने लगे, सीने पर हाथ फिरने लगे और बार बार पूछते कि अब बताओ, कुछ राहत मिली है, कुछ राहत मिली है। अब नरेश जी को लगा कि हाँ, पहले से तो बेहतर है। अतः विचार से कहते कि हाँ, अब कुछ महसूस हो रहा, ठीक है। ऐसा करते करते आधा घंटा पौन घंटा बीत चुका था। आखिरकार वो अधेड़ व्यक्ति अब पूछता है कि अब कैसे महसूस कर रहे हो। तब नरेश जी की अब पहली बार आवाज़ निकलती है और कहते हैं कि अब बहुत अच्छा लग रहा है। आप हैं कौन? आप हैं कौन? अपने बारे में बताइए। तब अधेड़ व्यक्ति कहता है कि नहीं, रुक जा, मैं तुम्हें पानी तो दे दूं। मुझे पता है कि तुम्हारी कंठ सूखा हुआ है, ऐसा ही होता है, जब वो आती है ना, तब सब कुछ ऐसे ही हालात होता है। और फिर पानी पिलाते हैं उनको। पानी जब उनके अंदर घूंट भरते हैं तब उनको थोड़ा सा राहत मिलती है और अधेड़ व्यक्ति उनके चरवाही बैठ जाता है। और फिर कहता है कि नौजवान, तुम कहाँ से आ रहे थे? नरेश अपने बारे में बताते हैं कि मैं दूर से आ रहा हूँ और मैं अब खाली ट्रक हो गया था, अब पास के शहर में जाकर के मैं माल भरना था। अब मेरे पास वक्त था तो मैं सोचा कि कई दिनों से मैं सफ़र पर था कि थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। लेकिन रास्ते भर में अब जो ढाबा था वो मना कर रहे थे कि आज चेकिंग होने वाला है, रोड पर इंस्पेक्टर घूमेगा, पुलिस घूमेगी, तो कर नहीं सकते हो। सब ने मना कर दिया। इस ढाबा पर मैं कई बार रुका था, एंजॉय किया था। आज एक तरह से ढाबा मालिक मेरा दोस्त बना हुआ था। मैं सोचा कि इसी ढाबा पर चलते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो ढाबा पूरी तरह से बंद मिला। मुझे आइडिया नहीं था, चारपाई बाहर थी। मुझे लगा कि कोई आवश्यक काम हो गया होगा ढाबे वाले के साथ में, और वो अपने घर, अपने गांव चला गया होगा। चलो आज इसी जगह पर अब कोई है तो नहीं, एंजॉय करते। नरेश अपनी कहानी बता चुके थे। बाबा जो थे अधेड़ बाबा, अब उनके पास बैठे हुए और नरेश की तरफ देख रहे थे। कहने लगे कि देखो बेटा, मैं तो अपना काम कर दिया, लेकिन वो दुष्ट आत्मा है, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जो इसका एक बार स्वाद ले लेती है ना, तो समझ लो उसका जीवन का अंत करके जाती है। अब मैं तुम्हारे प्रति बड़ा चिंतित हूँ। अभी तो तुम्हारी जवानी की उम्र है और तुम्हारे साथ में ऐसा खेल हो गया। अगर तुम्हें जानकारी अगर होटल वाला ने दिया होता तो तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। अब नरेश जी को समझ में नहीं आता कि आखिर इस ढाबा में उस दुष्ट आत्मा का चक्कर क्या था। कुछ भी नहीं जानते थे, ना कभी ढाबा वाले ने उनको जिक्र किया था। तब बाबा कहने लगे कि मैं पहले पूरी कहानी बताता हूँ, अब तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाबा बताने लगे, अधेड़ बाबा जो थे कहानी बताने लगे कि देखो, ये ढाबा का मालिक है ना, इसके साथ अब इनके पिता भी थे। उस टाइम से ये कहानी चल रही थी। इनके जो पिता थे ना, थोड़ा लालची किस्म के इंसान थे। अब भूत प्रेत ऐसी शक्तियों पर काफ़ी विश्वास करते थे। उनको लगता था कि कोई काली शक्ति उनके बस में आ जाए ना, तो मालामाल हो जाएंगे। ऐसी कोई अघोरी तांत्रिक, कोई तांत्रिक उनके ढाबा पर भोजन करने आता था तो बड़े प्रेम से सबको भोजन खिलाते थे। अब पूछते थे कि बाबा कुछ हमारे साथ चमत्कार कीजिए ना, कुछ ऐसा कर दीजिए कि कोई काली शक्ति मेरे पास में आ जाए, जिसे मैं धनवान बन जाऊं। लेकिन जो सच्चे तांत्रिक थे सब मना करते थे कि आप ऐसा कभी काम मत करना, कुछ फ़ायदे के लिए अपना नुकसान कभी मत करवाना। लेकिन वो जो अब मन में ठान लेते थे ना, वो पूरा करते थे। एक नहीं तांत्रिक, दूसरा गया, तीसरा गया, अब ऐसे ही लगे रहते थे। आखिरकार एक तांत्रिक उनको मिल ही गया और उस तांत्रिक ने बहुत समझाया कि देखिए, ये जो काम आप कर रहे हो ना, ये कुछ दिन के लिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर देगा,
लेकिन आगे चल कर के इसके नुकसान आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैं तो कहूँगा कि इस काम को आप बिल्कुल मत करो। लेकिन वो मानने वाले इंसान में नहीं थे, लालची किस्म के थे। आखिरकार उस तांत्रिक ने अब ऐसी एक शक्ति उनको दे दिया। अब बोला कि ठीक है, अब इसको संभाल के रखो, और जब मैं लौटूंगा कुछ महीनों के बाद, तब मुझे ये शक्ति वापस कर लेना, और जो तुम इससे करवाना चाहो करवा सकते हो, एक लिमिट में रह करके। लेकिन ये ऐसे नहीं करने वाली, इसको तुम्हें भोजन देना पड़ेगा, इसका भोग देना पड़ेगा। अगर तुम इसका भोजन नहीं दोगे, भोग नहीं दोगे, तो ये तुम्हारा काम का नुकसान कर देगी। अब भोजन जो खाती है, अब उससे तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब इसको क्या क्या देना है, तांत्रिक बाबा ने सब कुछ बता दिया। दारू देना है, मांस देना है, सब कुछ जो भी एक एक डिटेल था अब बता दिए। अब बोले कि मैं कुछ दिनों के बाद मैं लौटूंगा, तब तुम इस शक्ति को वापस कर देना। इस शक्ति को मैं लेके चला जाऊंगा, नहीं तो ये शक्ति तुम्हारा फ़ायदा तो करेगी, लेकिन बाद में चल कर नुकसान करना शुरू कर देगी। अभी जो फ़ायदा लेना चाहते हो ले लो, लेकिन एक लिमिट में रह कर के ये शक्ति काम करती है। इससे चाहोगे कि मैं आज ही के आज धनवान बन जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, तुम्हारी मदद कर सकती है, कुछ तुम्हारे लिए धन ला सकती है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। अब लालची आदमी जो ढाबे वाले थे, अब उस जो शक्ति थी वो ले लिए। अब फिर हर रात उसके लिए मांस का इंतजाम, दारू का इंतजाम, और जो भी उससे मांगते बदले में भोजन मांगती थी कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी। और इस तरह चलता रहा। उसके बाद वो बाबा लौट के आए उसी ढाबे पर, और उससे कहे कि अब तो तुम्हारा काम हो गया होगा, जो तुम्हें चाहिए थी वो तो मिल गया होगा। लेकिन वो लालची किस्म के इंसान थे, कहने लगे कि नहीं बाबा, वो तो हमारे पास में है ही नहीं, झूठ बोल गए। वो तो आप आए दे के गए थे ना, उसके दूसरे दिन से गायब हो गई, वो आ ही नहीं रही है, ना जाने कहाँ गुम हो गई है। झूठ पर झूठ बोलते गए। बाबा समझ गए कि ये बहुत ही लालची इंसान है, अब इसका जो बुरा अंत होने वाला है। बहुत समझाए कि देखो तुम झूठ मत बोलो, उस आत्मा को मुझे वापस कर दो, तुम्हारे फायदे के लिए बात बोल रहा हूँ। लेकिन वो झूठ पर झूठ बोलते गए कि नहीं बाबा, मेरे पास नहीं है, अब आप अभी जाइए और लौट के आइएगा, तब तक शायद कहीं गई होगी। लेकिन बाबा जानते हैं कि आत्मा आसपास में है। लेकिन अब वो आत्मा को दे चुके थे, अब एक तरह से निराश हो गए और बताने लगे ढाबे मालिक को कि देखो तुम बहुत बड़े खतरे में फंसने जा रहे हो। आखिरकार बाबा मायूस होकर के लौट गए। अब इसके बाद बड़ा खुश हो गए ढाबा के मालिक कि अब ये शक्ति मेरे पास हमेशा के लिए रहेगी। कुछ धन उनको ज़रूर मिलता था। सबसे बड़ी धन था कि वो जो थी ना, बहुत ही खूबसूरत थी, एकदम किसी अब ऐसी लड़की की तरह लगती थी, जवान लड़की। और वो जो थे ढाबा मालिक थोड़ा अलग किस्म के इंसान थे, रंगीला थे, लालची तो थे ही। सबसे बड़ा फायदा तो उसका शरीर का उठा रहे थे। भोजन कराते थे, जो मांगती थी उसको देते थे, और रात में उसके साथ एंजॉय करते थे। ऐसा चल रहा था। इसके बाद बाबा लौटे नहीं और ये सिलसिला चलता रहा। अब 3 महीने के बाद में जैसे बाबा ने बताया था, अब उल्टा काम वो आत्मा ने करना शुरू कर दिया। अब उनका जो भी धन दौलत था उसको नाश करना शुरू कर दिया। ढाबे की तरक्की जो हुई थी, अब वो तरक्की खत्म होने लगी। देखते देखते अब जो थे ढाबा के मालिक बीमार पड़ गए, क्योंकि वो जो आत्मा थी अब उनका खून को इस्तेमाल कर रही थी, खून पी रही थी। जब उनको लगा कि मैं तो अब फंस गया हूँ, बाबा को ढूंढने लगे, लेकिन बाबा मिले नहीं। दूसरा तीसरा तांत्रिक मिला, सब ने कुछ किया कि ठीक है मैं इसको भगा दिया हूँ, अब कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ दिन तक तो जिंदा रहे, 1-2 साल। अब उनको लग रहा था कि हमने बहुत बड़ा गलत काम किया। बाबा के इंतज़ार करते रहे। तांत्रिक जो थे अपना काम करके चले गए थे कि अब वो आपसे दूर रहेगी, लेकिन वो दूर जरूर रहती थी। लेकिन एक खास रात को वो उनके पास में पहुंच जाती थी। वो रात होती थी अमावस की रात, और जो भी तंत्र मंत्र था सब कुछ फेल हो जाता था उस रात में, कोई उसको रोक नहीं पाता था। अब उस ढाबा के मालिक के पास में रात में पहुंचती थी। अब एक तरह से हम बिस्तर भी होती थी और उनका खून भी पीती थी। लाख कोशिश किए
कि तंत्र बल से उसको भगा दिया जाए, दूर कर दिया जाए, लेकिन कोई भी तांत्रिक कर नहीं पाया। बाबा तो एकदम गायब ही हो चुके थे जो इस शक्ति को दिए थे। आखिरकार एक तांत्रिक कहने लगा कि देखो, अब इससे बचने का उपाय यही है कि तुम अमावस की रात को अपने ढाबा से दूर रहो। ढाबा से वो दूर हो गए, ढाबा बंद होने लगा। ये जो सिलसिला था ना, चलने लगा। हर अमावस की रात को वो ढाबा बंद करके अपने गांव चले जाते थे। गांव में वो आत्मा उनके पास पहुंच नहीं पाती थी। अब ना जाने ऐसा क्या था। अब इसके बाद अब कुछ ही साल के बाद में उनकी मौत हो जाती है। अब उनका जो बेटा है, ढाबे की जिम्मेवारी उसके ऊपर पड़ जाती है। लेकिन उन्होंने बताया था अपने बेटे को कि देख बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गलत संगत में कभी मत जाना, ना ऐसा कोई काम करना। अपना जो रहस्य थे वो खोल के गए थे। और ढाबा अमावस की रात को बंदी रखना। और तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। जो भी अमावस की रात को यहाँ पर रुकता है उसके साथ ऐसा ही होता है। वो बाबा अब बता रहे थे नरेश को, और नरेश अब डर से कांप रहे थे। लेकिन बाबा समझाने लगे कि अब डरने का मौका नहीं है। मेरे में इतना शक्ति नहीं है कि मैं ऐसा काम कर सकूं। हाँ, तुम्हारे अंदर वो प्रवेश कर चुकी है। अब उसका जो है, अब तुम्हें कोई अब झाड़ फूक करवाना पड़ेगा एक अच्छे तांत्रिक से। जो मुझे करना था मैं कर दिया हूँ। अब मेरे बस की बात नहीं है। वो शक्तिशाली आत्मा है, अब मैं उससे लड़ नहीं सकता। जब ये पूरी बात समझ में आती है नरेश जी को, नरेश जी डर जाते हैं कि ये मैंने मुसीबत क्या मोल ले लिया। मुझे उस ढाबा पर आना ही नहीं था। जब ढाबा बंद था तो मैं तो समझा कि यहाँ पर आज़ादी है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं अपना एंजॉय करूँगा, भोजन करूँगा, सो जाऊँगा। लेकिन यहाँ तो चुड़ैल, अब एक रक्त पिशाचनी गले पड़ गई थी। अब इससे कैसे निपटा जाए। बाबा समझा दिया कि जितना जल्दी यहाँ से अपना ट्रक स्टार्ट करो और दूर निकल जाओ, नहीं तो अभी रात बाकी है। तुम्हारे साथ में अब खेल हो सकता है। वो तुम्हारी पीछा करेगी। तुम एक ऐसे जगह पर जाकर रुकना, ट्रक रुकना जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अब इसके बाद नरेश जी ऐसा ही करते हैं। डरे हुए हालत में ट्रक दौड़ाते हैं और उस जगह से दूर होते जा रहे हैं। अब ऐसे ट्रक के झुंड में घुस चुके हैं कि आगे भी ट्रक, पीछे भी ट्रक, मतलब ट्रक का कन्वाई चल रही है। जहाँ वो लोग ट्रक रोकते हैं ढाबा पर चाय वाय पीने के लिए, अब फिर वहाँ रुक जाते हैं। तब तक सुबह हो चुकी थी। और बाबा ने बताया था कि वो जब भी हमला करेगी रात के टाइम में करेगी, और ख़ास करके अमावस की रात को। बाकी दिन तुम्हें सतर्क तो रहना है, लेकिन अमावस की रात को जहाँ तुम कहीं रहोगे ना, वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगी। तुम्हें बचना पड़ेगा। ऐसे तांत्रिक से मिलना पड़ेगा जो इसको रोक सके। अब नरेश जी को समझ में आ गया था। इसके बाद रात का जो सफ़र था वो तो उन्होंने बंदी कर दिया था, चलाते ही नहीं थे। जहाँ पर ट्रक उनका शाम ढलता और वहीं ट्रक रुक जाता, जहाँ रुकते जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते थे। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं था। जब वो फुर्सत में अपने गांव जाते हैं तब अपने परिवार को अब पूरी हालात बताते हैं। परिवार वाले बड़ी चिंता में डूब जाते हैं कि ये तूने तो अब एक तरह से खतरा मोल ले लिया है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस ढाबा पर रुकने की। लेकिन जब हो चुका था उसके पीछे तो भागना नहीं था। अब नरेश जी कहते हैं अपने परिवार वाले से कि अब आगे क्या आप लोग सोचिए कि करना क्या है। अमावस की रात अब आने वाली थी और डरे हुए थे नरेश जी। अमावस की रात से पहले ये सब काम करवाना चाहते थे एक ऐसे तांत्रिक से जिसको जानते नहीं थे। परिवार के लोग अब ढूंढने में लग चुके थे। सबको लग रहा था कि जितना जल्दी काम हो जाए उतना ही जल्दी सही है। आखिरकार एक तांत्रिक बाबा दूर के पास, मैंने दूर वाले गांव में मिल जाते हैं। नरेश जी को वहाँ पर लेकर परिवार के लोग जाते हैं। जब वो तांत्रिक बाबा देखते हैं ना तो मना कर देते हैं कि नहीं, ये शक्तिशाली आत्मा है, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। अब निराश हो चुके थे कि अब मैं कहाँ जाऊं। जो इतना बड़ा उनका नाम सुना था कि ये काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए थे कि नहीं, इस काम को मैं कर नहीं पाऊंगा, तुम्हें और किसी तांत्रिक के पास में जाना चाहिए। तब उनके परिवार के लोग थे बाबा से आग्रह करने लगे कि बाबा हम कहाँ जाए, कोई ना कोई आप इंतज़ाम कीजिए और रक्षा कीजिए हमारे बच्चे को। बाबा को आखिर दया आ गई। कहने लगे कि देखो,
मैं अकेले तो काम नहीं कर पाऊंगा, है कि मैं अब अधेड़ से ज़्यादा उम्र मेरी हो चुकी है। मुझे इसके लिए कुछ और तांत्रिकों को संपर्क करना पड़ेगा और तब मैं ये काम कर पाऊंगा। परिवार के लोग समझ गए कि भाई इसमें अब मेहनत भी है, पैसा भी लगेगा। बाबा से पूछते हैं कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जो भी लगे, जो भी खर्च लगेगा हम देने के तैयार हैं, बस इसको आज़ादी दिलवा दीजिए उस प्रेत आत्मा से। बाबा मान जाते हैं, कहते हैं कि बस 2 दिन के बाद में आ जाओ, आप इसके बाद तो अमावस आ जाएगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, तब तक मैं सारी तैयारियाँ कर लेता हूँ। आखिरकार अब लगा नरेश को कि अब बाबा ने हाँ भर दिया है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, अब मेरी जान ज़रूर बच जाएगी। इसके बाद 2 दिन के बाद में परिवार के लोग सब कुछ पहुंच जाते हैं। बाबा के साथ में अब कुछ और लोग भी हैं। अब फिर तंत्र मंत्र का खेल 3 घंटे तक चलता है। जब पूरा काम हो जाता है तब बाबा मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि ऐसी शक्तिशाली आत्मा हमने आज तक नहीं देखी है। अगर हमारे सहयोगी नहीं रहते ना तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाता। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उससे आज़ादी आपको मिल गई है। आखिरकार नरेश जी को समझ में आ गया था कि रोड पर चलना इतना आसान नहीं है, किस जगह पर क्या है इस चीज़ को समझना पड़ता है। और ट्रक को चलाना अब एक तरह से बच्चों का खेल नहीं है। जहाँ पर ट्रक वाले रुकते हैं, जहाँ देख लेते हैं कि और ट्रक वाले भी रुके हुए हैं और तब जाकर अपना ब्रेक लगाते हैं। कोई ढाबा कोई रात में खुला दिखाई दे, बेशक खाली हो, ट्रक लगाने की जगह भी हो, सारी फैसिलिटी हो, लेकिन ट्रक वाले इग्नोर कर देते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर हमारे कोई दोस्त मित्र नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बड़ा सचेत रहते हैं और अपने साथ रक्षा कवच लेके जरूर चलते हैं। अब ये सब बातें दूर की हो चुकी है। अब नरेश जी है ना, अब सब कुछ समझ गए थे कि मुझे बड़ा रोड पर सावधानी से चलना चाहिए, ऐसी जगह में हमें रुकना नहीं चाहिए। और फिर अब उस चंडालिनी से कहा जाए या रक्त पिशाचनी से कहा जाए, तब जाकर उनका पीछा छूट चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नरेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और फिर हम कल मिलते हैं ना, इसी समय पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।